नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये जो कहानी है नई शुरू कर रहे हैं, जीवन संगिनी, जो कि आपने दूसरे चैनल पर अधूरी पड़ी थी, उसको पूरी कर देते हैं। तो स्टार्टिंग से एंड तक इसको पूरी कहानी करेंगे इसमें। इंदौर, सच में सलोनी, मेरी दिल की धड़कन बहुत बढ़ी हुई है। अचानक से इस तरह रिश्ता आ जाना, मैंने तो अभी तक शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। और पापा भी मेरे सर पर बम फोड़ दिया। मम्मी पापा ने सिर्फ 2 साल का समय मांगा था ताकि मैं अपने फ्यूचर के बारे में कुछ डिसाइड कर सकूं, कुछ बन सकूं। शादी तो एक ना एक दिन करनी ही थी। पता नहीं मेरे पापा को कहाँ से जल्दी पड़ी हुई थी। अरे मेरी जान, तो फिक्र मत कर। महेश भैया बता रहे थे कि लड़का बहुत ही हैंडसम है और तेरी तो पोबारा हो गई। इकलौता बेटा है, अपने परिवार का, करोड़ों की संपत्ति है, उसकी रानी बनकर राज करोगी वहाँ पर। और मेरे अपने फ्यूचर का क्या सलोनी, मैंने अपने लिए कोई सपना देखा था, मुझे मॉडल बनना था। मुंबई जाने के बारे में सोच रही थी। तू जानती है, मेरी फोटोग्राफर ब्रजेश से बात भी हो गई है। लेकिन अचानक से पापा ने शादी की बात बीच में लाकर खड़ी कर दी। अगर हमसफ़र अच्छा हो तो सपने भी चुटकियों में पूरे हो जाते हैं। अब तेरी फैमिली तो वैसे भी मॉडर्न सोच वाली है। मैं उनसे मिली नहीं, और जितना भैया और आंटी जी ने मुझे उनके बारे में बताया, मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है कि फैमिली बहुत अच्छी है। जिस लड़के की खुद की पढ़ाई कैलिफोर्निया में हुई हो तो उनकी सोच कैसी होगी। तो एक बार उसे अपने बारे में बताना कि तू क्या करना चाहती है, तू देख लेना, वह तुझे कभी मना नहीं करेगा। अम्मा, तू इतना मुँह चला रही हो क्योंकि तुम्हारी अभी शादी नहीं हो रही। तुम अपने सपने खुलकर जी सकती हो। मुझसे पूछो, जिसके आने वाले 15 दिनों में शादी होने वाली है। तो सलोनी बेटा, दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ, शॉपिंग के लिए चलना है। चलो, जनाजे की तैयारी करती हूँ। नम्रता की फ्रेंड सोचती है कि यार, तेरी लाइफ में इतना अच्छा लड़का आने वाला है, तेरी ज़िंदगी खुशियों से भरने वाली है, और तू इस तरह की बातें करती है। हाँ, तो जाकर तू ही कर लेना उस अच्छे लड़के से शादी। मेरा मन नहीं है शादी करने का। जी तो कर रहा है भाग जाऊं मेरी जान, ऐसा करने की सोचना भी नहीं। तो नहीं जानती घर वालों को कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। भोपाल, कुसुमा जी, आपका श्रृंगार अगर हो गया हो तो कृपा करके नीचे पधारने का कष्ट करें। देखो बड़ऊ, तुम मुझे ढंग से तैयार हो जाने दिया करो। मेरे पोते की शादी होने वाली है। पूरे एमपी को पता चलना चाहिए कि शादी किसकी हो रही है। अगर मैं ऐसी ही बाजार चली जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। कुसुमा जी, जरा सा भी श्रृंगार नहीं किया। सही कहती हो भाग्यवान, नाम पर बट्टा लग जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश की पार्लर वाली बुला मान जाएंगी। अगर तुमने मेकअप नहीं किया तो तुम्हारे सर के बाल तो सफ़ेद हो ही गए हैं। कितनी बार कहा है इन्हें रंगवा लो, लेकिन नहीं। मैं अभी जवान हूँ, मुझे रहने दो। अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। ओह, अभी तो तुम 30 साल की हुई हो। अब तुम फिर से वही बोलोगी कि तुम्हारी शादी तो 9 साल की उम्र में ही हो गई थी। तुम 20 के थे, मैं 9 साल की थी। मैं तुमसे बहुत छोटी हूँ। सुन सुन के तो इतने साल बीत गए। मम्मी पापा, अगर आप दोनों का हो गया हो तो हम लोग मार्केट के लिए निकले। नीलिमा कुछ देर से इंतजार कर रही थी। हाँ बेटा चल, उस बूढ़ों के पास तो कोई काम है नहीं, बस मेरे अंदर कमियां निकालनी है इनको। पापा, माँ को इतना परेशान क्यों करते हैं। बेटा, जब तक तेरी माँ की 4 बातें नहीं सुन लेता ना, मेरा खाना ही हजम नहीं होता। यार पापा, आप भी कमाल करते हो। अब मिन्नू कब से गाड़ी में वेट कर रहा है, बहुत जल्दी से उसे मना कर लाया आया है। आज तो आप तो जानते ही उसे मार्केट वगैरह जाना बिल्कुल पसंद नहीं। ऑफिस से आने को तो तैयार नहीं था, बड़ी मुश्किल से बुलाया, सिर्फ 2 घंटे के लिए आया है। इतने में ही जल्दी से कपड़े पसंद कर लेते हैं, जेवर पसंद कर लेते हैं, वरना उस लड़का दोबारा बाजार जाने वाला नहीं है। अरे मैं तो कह रहा था कि सारा सामान घर पर ही मंगवा लो, लेकिन एक तेरी माँ और एक तेरी बीवी, दोनों को मार्केट में जाकर सामान पसंद करना है। अभी तू ऐसा मुंह बनाकर गाड़ी में क्यों बैठा हुआ है। देखो आंटी और दादी भी आ गई हैं, थोड़ा तो मुस्कुरा ले यार। तेरी शादी हो रही है, तू तो इस तरह बोल रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तू अच्छी तरह जानता है ना कि ना तो मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मुझे मार्केट में कोई इंटरेस्ट है। सपनों की दुनिया से बाहर निकला। आज की हकीकत यही है कि तेरी शादी नम्रता से होने जा रही है। इसे अपनी किस्मत मानकर अपना ले, वरना घर वालों को बहुत बुरा लगेगा। अंकल की जिगरी दोस्त की बेटी है वह, देखता नहीं अंकल जी के चेहरे पर कितनी खुशी है। उन्होंने बहुत भरोसे के साथ तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ तय की है। अगर तू यह बोलेगा कि तू किसी और लड़की को पसंद करता है तो यह शादी नहीं करेगा, तो इन लोगों को कितना बुरा लगेगा। और उस पर भी जब तू यह बताएगा कि तू जिस लड़की को पसंद करता है तो उसे पिछले 1 साल से ढूंढ रहा है और वह तुझे मिल नहीं रही, तो उन्हें गुस्सा भी तुझ पर बहुत आएगा। अभिमन्यु अपने हाथ में एक पायल लेकर उसे बहुत ध्यान से देखता है। जगत यह पायल उसके हाथ से लेकर वापस उसकी जेब में रख देता है। फिर से कह रहा हूँ, इस सपने को भूल जा। पता नहीं वह लड़की कौन है, कहाँ से आई है। दिल्ली में तूने उसे एक नज़र देखा क्या?
कि दीवाना हो गया, पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। मेरे भाई हाथ जोड़ता हूँ तेरे, सच में स्वीकार कर ले, उस शादी के लिए खुद को तैयार कर ले। कोशिश कर रहा हूँ ना, नहीं हो पा रहा है तो क्या करूँ। अभिमन्यु की फैमिली और नम्रता की फैमिली एक साथ मार्केट पहुँचते हैं। सोनी नम्रता का हाथ पकड़कर कहती है, तेरे ससुराल वाले आ गए हैं, लेकिन मुझे अपने होने वाले जीजा जी को देखना है। सुना है बहुत हैंडसम लगते हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू जाकर देख ले। कितनी बुरी है यार तू, यहीं पर खड़ी है, मैं खुद जाकर देख लूंगी। सभी सलोनी का फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि आज शाम का माँ का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मुझे उन्हें लेकर जाना है। यार मैं तेरी शॉपिंग में नहीं आ पाऊंगी, फिलहाल तेरे ससुराल वाले हैं, उनके साथ तू आराम से शॉपिंग कर। जीजा जी से फिर कभी बात कर लूंगी। देख तू गलत कर रही है, मैं तुझे इसलिए लेकर आई थी ताकि तू मेरी मदद कर दे। अब तू जा रही है, माँ की बात है यार, वरना तू जानती है तू तो मेरी जान है, मेरी धड़कन है, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। अच्छा ठीक है जा, पर पहले तू थोड़ा सा मुस्कुरा। दयानंद जी आप लोग यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। साथ में अभिमन्यु बेटा भी आया है। हमें तो लगा था कि शायद आप लोगों को वक्त नहीं मिलेगा यहाँ आने का। ऐसा कैसे नहीं आते भाई, हमारी बहू के लिए हमें कपड़े पसंद करने हैं तो हमें यहाँ आना ही था। हाँ सबसे ज़्यादा ताज्जुब अगर किसी बात का है तो वह है कि हमारा अभिमन्यु साथ में आया है। नम्रता बेटा आइए, क्यों खड़ी हैं आप। नम्रता मुंह बनाकर वहां से चल देती है। नम्रता की माँ सुनिधि जी कहती है, ऐसे खड़ी क्या है, पैर छू ले। अभिमन्यु का दोस्त विशाल कहता है, तू पीठ करके क्या खड़ा है, मुझे तो लड़की अच्छी लग रही है, एक बार देख ले। मुझे नहीं देखना, तू ही देख, तुझे पसंद आ रही है तो तू शादी कर ले। ज़्यादा नखरे मत कर, कुछ दिनों बाद इसी के साथ पूरी ज़िंदगी रहना। एक बार देख लेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जान कुछ नहीं बिगड़ने वाला है तेरा। मेरे पहले से ही चक्कर है, तू जानता है। जूते खिलाएगा क्या। अभिमन्यु की दादाजी उसे अपने पास बुलाते हैं। विशाल कहता है, जा अब कैसे मना करेगा। अरे बेटा यहाँ पर आकर बैठो और थोड़ी देर के लिए यह मोबाइल रख दो, पूरे दिन इसी मोबाइल में लगे रहते हो। नम्रता एक नज़र अभिमन्यु की तरफ देखती है, लेकिन अभिमन्यु उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता। वैसे सलोनी कह तो सही रही थी, लड़का तो हैंडसम है, पैसे वाला भी है, और इस घर में शादी करने के बाद रानी बनकर राज करूंगी। लेकिन मेरे सपने का क्या, मुझे मॉडल बनना है। सलोनी ने कहा था एक बार अभिमन्यु से बात करके देखना, ये इतना मॉडर्न है, मेरी बात ज़रूर मान जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली से की बात भी मानता है। अगर उसकी फैमिली ने मुझे मॉडल बनने से मना कर दिया तो मैं क्या करूँगी। नीलिमा अभिमन्यु की माँ नम्रता के पास जाकर बैठ जाती है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, हमारी गुड़िया किन ख्यालों में खोई हुई है जानती हैं। सुनिधि जी नम्रता की माँ, मेरी बहुत चाहत थी कि मेरी एक बेटी हो, लेकिन अभिमन्यु के जन्म के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैं अपनी बहू को ही अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। तब तुम कभी यह मत सोचना कि तुम अपने ससुराल जा रही हो, बस यह सोचना कि एक माँ को छोड़कर दूसरे माँ बाप के पास जा रही हो। सुनिए जी, इन लोगों की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारी गुड़िया को रानी बना कर रखेगी। बस अब हमारी ये पगली कोई गड़बड़ ना कर दे। मुझे तो परिवार बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि यह अग्रवाल फैमिली बहुत अच्छी है, इसलिए तो मैंने अभिमन्यु को अपने दामाद के रूप में पसंद किए हैं। अब बस मेरी यह नालायक बेटी कोई गलती ना करके इसके सिर पर जो मॉडल बनने का भूत सवार है ना, वह किसी तरह उतर जाए, एक बार ये शादी हो जाए बस। सभी लोग शॉपिंग करते हैं। अभिमन्यु की दादी कहती है, मुझे लगता है कि अब खरीदारी लगभग पूरी हो गई है। ऐसा कर अभी बेटा, तू नम्रता को लेकर नीचे कॉफ़ी शॉप में चला जा, थोड़ा सा वक्त एक दूसरे के साथ बिता लो। विशाल धीरे से मुस्कुरा कर कहता है, लो दादी ने जले पर नमक छिड़क दिया है, एक तो यह वैसे ही यहाँ नहीं रहना चाहता, ऊपर से वह लड़की के साथ भी भेज रही। अभिमन्यु घूर कर विशाल की तरफ देखता है। विशाल चेहरा नीचे झुका लेता है। विशाल आगे नहीं बढ़ता। कुसुमा जी चिल्लाकर कहती हैं, तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। मैंने कहा ना नम्रता को लेकर नीचे जा। विशाल तुरंत नीचे चल देता है। नम्रता भी उसके पीछे पीछे जाती है और मन ही मन सोचती है कि यह तो अपने घर वालों के हाथ की कठपुतली। इसकी दादी ने इसे चिल्लाकर बोला और ये तुरंत चल दिया। नम्रता बेटा, मुझे नहीं लगता कि यह फैमिली तुझे मॉडल बनने देगी। दोनों नीचे जाते हैं। ना ही अभिमन्यु कुछ बोलता है और ना ही नम्रता कुछ बोलती, उससे पहले ही सलोनी का फ़ोन आ जाता है। नम्रता थोड़ी दूर हटकर उससे बात करती है। सलोनी पूछती है, तो तुम्हारे जीजाजी से कोई बात हुई क्या? तुमने पहले सारी साड़ियाँ पसंद कर ली? जीजाजी ने तुम्हारे लिए साड़ियाँ पसंद की हैं? मुझे सबकी पिक्चर सेंड करना। मेरी माँ चुप हो जाए, एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लेगी, जब जवाब तो मुझे देने देगी या नहीं? तो पसंद हो गई है, लेकिन जीजाजी ने एक भी पसंद नहीं की। उसकी दादी और माँ ने पसंद की है और हम दोनों एक साथ कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं और तुम्हारा जीजा मुझसे भी ज़्यादा शर्मिला है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है
मुझे ही शुरुआत करनी होगी। हाँ, जा मेरी शेरनी, बात कर ले और अपनी मॉडल बनने वाली बात पहले कर लेना, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना रही। बात तो मैं तब करूँगी ना महारानी, जब तू फ़ोन रखेगी। नम्रता अभिमन्यु से कहती है, आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे फिजूल में बातें करना की आदत नहीं है। अजीब इंसान है आप, अपनी होने वाली पत्नी से बातें करने आए और बोल रहे हैं कि फिजूल में बातें करने की आदत नहीं है। कुछ समय बाद हमारी शादी होने वाली है, हमें पूरी लाइफ साथ में स्पेंड करनी है। अगर हम कुछ बातें कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता अभिमन्यु जी कि यह फिजूल की बातें होंगी। पूरी ज़िंदगी साथ में रहना है, बात करने का बहुत वक्त मिलेगा। इस वक्त मैं इम्पोर्टेंट डील कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ज़रूरी आपसे बात करना है। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है आपकी नज़रों में। मेरे लिए हर रिश्ते की अहमियत है, और वक्त आने पर मैं हर रिश्ते को उसकी अहमियत बताता भी हूँ। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जाना है कि हर चीज़ की अहमियत सिर्फ पैसे से है। आप ही मुझे बताइए, अगर आपसे शादी के बाद आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाऊँगा तो क्या आप मुझसे खुश रहेंगी? क्या आप मुझसे बोल रही हैं कि मुझसे बात कल जब मैं आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाऊँगा तब आप ही मुझसे बात नहीं करेंगी? इसलिए मैं उस काम में व्यस्त हूँ जिस काम में हमारा फ्यूचर बन सकता है। बहुत ही अजीब इंसान है आप अभिमन्यु। मैं वह गहरा राज हूँ जिसके जितना अंदर घुसती जाओगी उतना ही अंदर गहरा होता जाऊँगा। इसलिए बेहतर होगा कि कुछ वक्त पर छोड़ दिया जाए। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। इस इंसान से मैं अपने दिल की बात कैसे कहूँ? यह तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे। इस इंसान के साथ 5 मिनट बैठ कर बात नहीं कर सकती, इसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे रह पाऊँगी? अरे मेरी जान, आज कितनी शॉपिंग करके आई हो? ज़रा हम भी तो देखें, तुम्हारे ससुराल वालों ने कितना सब कुछ दे दिया तुम्हें। और सबसे पहले हमें हमारे जीजा जी की फ़ोटो दिखाओ। अभी तक हमने सिर्फ महेश भैया के मुंह से उनकी खूबसूरती सुनी है। हैंडसम होने का मतलब यह नहीं कि इंसान अंदर से भी अच्छा हो। सच बताओ सलोनी, मुझे तो वह अभिमन्यु बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कितना अकड़ के बात करता है। उसकी दादी ने हम दोनों को अकेले कॉफ़ी शॉप में बात करने के लिए भेजा। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे यह कह दिया कि वह फजूल की बातें नहीं करता। मुझे तो वह बहुत ही एरोगेंट लगता है। अभी शुरुआत है ना, जब तुम दोनों साथ में रहोगे तो सारी बातें नॉर्मल हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता, तेरे कहने पर मैं उससे अपनी मॉडल बनने की बात कहने के लिए गई थी, लेकिन उसकी बातों को सुनकर मेरे सब तो अंदर ही रह गए। जिस इंसान के साथ एक सेकंड बैठकर बात नहीं कर सकती उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी? मैं कैसे बताऊं घर वालों को कि मैं उस अभिमन्यु से शादी करना ही नहीं चाहती, बल्कि मैं अभी तो क्या कहा तुमने? अभी तुम शादी नहीं करना चाहती अभिमन्यु के साथ? मैं तो तुमसे पहले ही बता चुका हूँ, अपने ड्रामे अपने तक ही रखना। तुम्हारी माँ को भी मैंने बता दिया है। पूरी बिरादरी में नाक कटवाने के बारे में सोच रखा है इस लड़की ने। सबके घरों में कार्ड बांट दिए गए हैं। सबको पता चल गया है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, और अब तुम कह रही हो कि तुम शादी नहीं करना चाहती। ये शादी तो तुम्हें करनी ही होगी नम्रता, और आज के बाद तुम इस घर से कभी बाहर नहीं निकलोगी। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी सलोनी, समझदार हो बेटा, इसे समझाओ कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही है। इतने बड़े परिवार की इकलौता बेटा है, महारानी बनकर राज करेगी। उस घर में हर किसी की किस्मत में अभिमन्यु जैसा लड़का और उसके जैसा परिवार नहीं होता है। हम यह नहीं कह रहे हैं पापा, लेकिन हमें लगता है शायद अभिमन्यु भी हमें पसंद नहीं करता। खबरदार बदतमीज लड़की, अगर आज के बाद दोबारा ये शब्द अपने मुंह से निकाला तो। तू जानती है उस लड़के के पीछे इस शहर की लाखों लड़कियां हैं, तू लाइन लगा कर खड़ी हैं। वह तो हमारी दोस्ती है उसके दादाजी के साथ, जिसकी वजह से उसने इस रिश्ते को मंजूरी दी है। अगर तुम इस फैमिली में शादी करके नहीं जा पाई ना, तो समझ लेना कि पूरी ज़िंदगी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सलोनी कहती, अंकल जी आप नाराज़ मत होइए, हम नम्रता को समझा देंगे। आज के बाद ऐसी कोई भी बात नहीं करेगी। क्या कह रही हो? अच्छे से जानती है ना अंकल जी के गुस्से को, फिर भी इस तरह की बातें करती हो। क्या करूं इस लोगों के स्वार्थ की वजह से मैं अपने ज़िंदगी की बलि चढ़ा दूं, जब मैं नहीं जानती कि पापा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस रिश्ते को करना चाहते हैं। क्योंकि अभिमन्यु की फैमिली भोपाल की एक प्रतिष्ठित फैमिली है, जिसके साथ नाम जोड़कर पापा का बिजनेस को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अपने फ़ायदे के लिए बात नहीं कर सकते ना। मैं समझ गई है कि मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं भी उसे पसंद नहीं करती हूँ, फिर भी क्यों करूँ? मेरी जान, आजकल लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तू ऐसा कर, जीजा जी का नंबर मुझे दे, मैं उनसे बात करती हूँ। क्या बात करेगी तू उनसे? बहुत ही नकचड़ा है वह, देख लेना तुझसे भी बात नहीं करेगा। ठीक है बाबा, वह जैसा भी है मुझे नंबर तो दे, देखती हूँ मुझसे बात करते हैं या नहीं। अगर करेंगे तो मैं तेरे बारे में उन्हें ज़रूर बता दूंगी। सलोनी अभिमन्यु का नंबर लेकर वहां से बाहर आ जाती है और अभिमन्यु का नंबर लगाती है। अननोन नंबर देखकर अभिमन्यु कॉल रिसीव नहीं करता, लेकिन सलोनी बार बार उन्हें कॉल करती है। आखिरकार अभिमन्यु कॉल अटेंड कर लेता है। हेलो, क्या अभिमन्यु अग्रवाल बोल रहे हैं? जिसका नंबर लगाया है, बोल तो वही रहा होगा ना? अजीब बात है, सच कह रही थी नम्रता, बहुत ही खड़ूस
इंसान है। मैं सलोनी नम्रता की सहेली बोल रही हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ आपको दूसरों से फिजूल की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आप मुझे 2 मिनट बात कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि मेरा नंबर सलोनी के पास कैसे पहुँचा, मेरे घर वालों ने दिया होगा, क्योंकि मैं हर किसी को अपना नंबर नहीं देता। अगर आपके फ़ोन मिला ही लिया है तो आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जो कुछ भी बोलना है जल्दी बोलिए। देखिए, आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी नम्रता पसंद नहीं है तो आप इस शादी के लिए इनकार कर दीजिए, क्योंकि आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। उससे कुछ सपने और कुछ अरमान है वो पूरा कर पाएगी। मैं शादी के लिए मना नहीं कर सकता। इस शादी का सपना मेरे पापा और मेरे दादाजी का है, जो मेरे लिए मेरी हर ख्वाहिश से बढ़कर है। आपका वक्त ख़त्म हुआ, शादी में मिलते हैं। सही कह रही थी नम्रता, यह तो बहुत ही अजीब इंसान है, ढंग से किसी से बात भी नहीं करता। बेचारी नम्रता इसके साथ कैसे रहेगी? क्या कहा इसने कि यह शादी उसके दादाजी और पापा जी का सपना है, जो इसके लिए किसी भी ख्वाहिश से बढ़कर? इसका मतलब सच में ही यह नम्रता को पसंद नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने दादाजी के और अपने पापा के लिए शादी कर रहे हैं। अगर मैंने यह बात नम्रता को बताई तो वह बहुत दुखी हो जाएगी, इसलिए बेटा सलोनी यह बात सिर्फ अपने तक ही रखेगी। आखिर वह दिन भी आ गया जब अभिमन्यु की बारात नम्रता के दरवाजे पर आती है। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। सुनिधि जी और सुधीर जी, नम्रता के माता पिता और नम्रता का भाई, बारातियों का जमकर स्वागत करता है। अभिमन्यु दूल्हा बनकर सुंदर लग रहा था। सबकी नजरें उसकी तरफ थी, लेकिन उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी। विशाल उसे बार बार हंसने की कोशिश करा रहा था, लेकिन हंसने की बजाय उसके चेहरे पर गुस्सा आ रहा था। मयंक जी, आखिर वह दिन भी आ गया। विश्वास नहीं होता कि हम संबंधी बनने जा वाले हैं, तो यकीन कर लीजिए, क्योंकि हम बारात लेकर आपके दरवाजे पर आ गए हैं। अब जल्दी से अपनी गुड़िया रानी को बुला लीजिए, ताकि यह सपना जल्दी से जल्दी साकार हो सके। जी हाँ भाई साहब, माँ जी की भी कब से बेचैन हो रही हैं। ऐसा करते हैं, हम ही चलकर नम्रता को नीचे ले आते हैं। अब तो हमसे इंतजार भी नहीं हो रहा। नम्रता की माँ सुनिधि जी आकर कहती है, आप लोग क्यों परेशान होते हैं? मैं जाती हूँ ना, उसे लेकर आती हूँ। और उसकी वह दोस्त है ना, जो उसकी जान है, हम दोनों से उसे लेकर आ जाएंगे। आप लोग बैठकर नीचे नाश्ता पानी कीजिए। सुनिधि दौड़कर कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद करके कहती है, अभी तक ये लड़की नहीं आई। उसने उससे कहा था कि 2 घंटे में वापस आ जाएगी, बारात दरवाजे पर आ गई है। यह सब क्या हो रहा है सलोनी? अगर नम्रता नहीं आई तो हम क्या करेंगे? नम्रता के पापा मुझे और नम्रता दोनों को जान से मार देंगे। वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। नम्रता पता नहीं कहाँ है कि वह 2 घंटे में वापस आ जाएगी ऑडिशन देकर, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। वह हम दोनों ने तो उसे सिर्फ इसलिए भेजा था ना, ताकि वह अपना सपना जी सके। उसी ने कहा था कि आज ऑडिशन दे देगी, कुछ दिनों बाद उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तब तक आप अभिमन्यु से बात कर लेंगे, उसकी फैमिली से बात कर लेंगे। बहुत ही अच्छे हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मना भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर वह नहीं आई तो क्या करेंगे? अब तो मुझे डर लग रहा है। अब क्या होगा सलोनी? मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अगर नम्रता नहीं आई तो मैं सबको क्या मुंह दिखलाऊंगी? नम्रता के पापा को क्या जवाब दूंगी? अग्रवाल फैमिली को क्या जवाब दूंगी? नम्रता के पापा मुझे गोली मार देंगे। वह अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नीचे पूरा सामान भरा हुआ है। जब सबको पता चलेगा कि दुल्हन गायब है तो क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो उसकी बातों में आकर उसे जाने की इजाज़त दे दी। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, नम्रता ने बोला था वह टाइम से आ जाएगी। बारात दरवाजे पर आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है। पंडित जी दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं, उसे बुलाने के लिए कह रहे हैं। अब कब आएगी नम्रता? जब हमारी इज्जत सरेआम बर्बाद हो जाएगी तब आएगी। कितना वक्त लग रहा है नम्रता को लेकर, जल्दी आओ। नम्रता के पापा की आवाज़ सुनकर सलोनी बुरी तरह से डर जाती है। नम्रता जल्दी से आजा, थोड़ी और देर हुई तो यहाँ पर तहलका मच जाएगा। क्या बात है भाई साहब, बहुत वक्त लग रहा है। ऐसा करते हैं, हम ही जाकर ऊपर अपनी बहू को ले आते हैं। नीलिमा जी, सबसे पहले आप इनसे मिलिए, तब तक नम्रता नीचे आ जाएगी। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन नम्रता का कुछ भी पता नहीं था। नम्रता की माँ और सलोनी के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। नम्रता की माँ जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और सलोनी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, बेटा अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं नहीं जानती कि मैं जो कहने वाली हूँ वह तुझे सही लगेगा या नहीं, लेकिन अगर आज भी दुल्हन नहीं पहुँची तो मेरे पति का बहुत अपमान हो जाएगा और वह अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तू जानती है ना उन्हें अपनी इज्जत कितनी प्यारी है। वह हम सबको मार कर खुद भी मर जाएंगे। हम सबकी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। हमारी बेटी तो हमारी इज्जत नीलाम करके चली गई, अब तू ही उसे बचा ले बेटा। ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जा बेटा। सलोनी हैरानी से कहती है, यह आप कैसी बातें कर रही है आंटी जी? यह कोई मजाक नहीं चल रहा है, असल में है। मैं ऐसे कैसे दुल्हन बनकर नीचे चली जाऊँ किसी को धोखा देने के लिए? और अगर आज तू नीचे नहीं गई मेरी बच्ची, तो हम सब की ज़िंदगियाँ चली जाएंगी। तू क्या चाहती है इस घर में लाशों का मंजर निकले?
अगर तूने कभी मुझे सच में अपनी माँ माना है तो तुझे इस रिश्ते का वास्ता सलोनी, तैयार हो जा बेटा, दुल्हन बनकर नीचे चली जा, मेरे पति की इज्जत और जान बचा ले, वरना आज सब बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ मेरे पैरों में मत गिरिए। मैं ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं क्या करूँ। अगर आज भी दुल्हन बनकर नीचे नहीं जाती हूँ तो एक परिवार बर्बाद हो जाएगा, जिस परिवार ने मुझे बचपन से सहारा दिया है। और अगर मैं दुल्हन बनकर चली जाती हूँ तो दूसरे परिवार के साथ धोखा होगा। मैं क्या करूँ। नम्रता के पापा दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। क्या कर रही हो इतनी देर से, नीलिमा जी और कुसुमा जी पूछ रही हैं। पंडित जी नम्रता को नीचे बुला रहे हैं। दरवाज़ा खोलो। नम्रता की माँ दरवाज़ा खोलती है। नम्रता कहाँ है और इतनी देर से अंदर चल क्या रहा है। बस 10 मिनट में हम लोग नीचे आ रहे हैं। नम्रता बाथरूम गई है। सलोनी उसका लहंगा सही कर रही है। बस अभी नीचे आते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। समझ में आ रहा है, जल्दी से नीचे आ जाओ। सलोनी अपने आंसू पोंछ कर एक फैसला लेती है और दुल्हन के रूप में तैयार हो जाती है। नम्रता की माँ उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है, बेटा आज तुम नहीं जानती, तुम भी मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर दिया है। आप जो करने जा रही हैं क्या वह सही है आंटी जी। चलिए अभी तो दुल्हन बनकर हम अपना चेहरा छुपा लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन सबको पता चल जाएगा। आज नहीं तो थोड़ी देर बाद मेरा घूंघट उठना ही है, और जब हकीकत सबके सामने आएगी तो दुल्हन के रूप में नम्रता नहीं कोई और है, तब सबको क्या जवाब देंगी आप आंटी। तब की तब देखी जाएगी। अभी तो जो मुसीबत सिर पर आ पड़ी है पहले उसका सामना करते हैं। सलोनी दुल्हन बनकर नीचे पहुंच जाती है। अरे यह क्या, हमारी बहू ने इतना लंबा घूंघट क्यों निकाल रखा है। अपना यह सुंदर चेहरा किससे छुपा रही हो। दरअसल नीलिमा जी, दादी जी, हमारे परिवार का रिवाज है कि दुल्हन का चेहरा सबसे पहले उसका पति ही देखता है। शादी के बाद तब तक दुल्हन घूंघट में रहती है। अब शगुन माना जाता है ना। किस जमाने की बात कर रही हैं सुनिधि जी। फोटोग्राफर पिक्चर्स में क्या निकालेंगे, दुल्हन का छुपा हुआ चेहरा। दरअसल इस रिवाज का हमारे परिवार में बहुत ही महत्व है, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसी वजह से मैंने यह किया है। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ती हूँ कि फ़ोटोज़ का क्या है, वह तो बाद में भी निकाली जा सकती हैं। एक बार शादी हो जाने दीजिए, विदाई हो जाने दीजिए, घर पर जितनी फ़ोटो खिंचवानी है खिंचवा लीजिए, कम से कम हमारे मन में वहम तो नहीं रहेगा। नीलिमा जब वह इतना कह रही है तो क्यों नहीं मान लेती कोई बात। नहीं, आ जाओ बेटा, अभिमन्यु तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सलोनी का दिल धड़क रहा था। हे ऊपर वाले, वह ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती है कि किसी तरह जल्दी से जल्दी नम्रता आ जाए, उसे शादी ना करनी पड़े। सलोनी मंडप में आकर बैठ जाती है। मैं किसे धोखा दे रही हूँ, खुद को या इन लोगों को। यह मैं क्या करने जा रही हूँ। एक पवित्र रिश्ते की शुरुआत झूठ की नींव पर रखी जा रही है। कितने बड़े लोगों को धोखा देने जा रही हूँ। और अभिमन्यु जी, अभी तो मैं जीजा जी बोल रही थी, उसने फ़ोन पर बात की तो पता चला कि वे कितने गुस्से वाले हैं। जब उन्हें सच पता चलेगा कि नम्रता के साथ शादी नहीं हुई, किसी और से हुई है, तो वे क्या करेंगे। विधाता को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं, लेकिन नम्रता का कुछ भी पता नहीं था। सलोनी की आंखों में झरझर आंसू बहते हैं। घूंघट के अंदर छुपा वह रो रही थी। दूसरी तरफ नम्रता को की माँ अपने दिल में इस बात को लेकर बैठी थी कि जब सलोनी की सच्चाई सबको पता चलेगी तो क्या होगा, लेकिन इस वक्त अपने चेहरे का भाव नहीं जाने दे रही थी। आखिर सिंदूरदानी मंगलसूत्र के बाद यह शादी संपन्न हो जाती है और सलोनी अभिमन्यु की पत्नी और अग्रवाल परिवार की बहू बन जाती है। सभी इस बात से बेखबर के घूंघट के नीचे दुल्हन कोई और है। आखिर विदाई का वक्त भी आ जाता है, लेकिन नम्रता नहीं आती। आंटी जी, अब हम क्या करेंगे। नम्रता ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सलोनी, देखा इतना वक्त बीत जाने के बाद भी वह नहीं आई। आज के बाद यह लड़की मेरे लिए मर चुकी है, जिसे अपने माँ बाप की इज्जत तक की फिक्र नहीं। जा बेटा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाए और परिवार तुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले। वैसे भी नम्रता ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसका कहना था कि वह अभिमन्यु को पसंद नहीं करती और शायद अभिमन्यु उसे पसंद नहीं करता। ईश्वर ने चाहा तो अभिमन्यु तुझे अपना लेगा। शायद इतना अच्छा परिवार उस बदनसीब के भाग्य में नहीं था। कहते हैं जिसके भाग्य में जो होता है उसको वही मिलता है। शायद अभिमन्यु की तकदीर तू है, इसलिए तो तेरा बंधन उसके साथ जुड़ गया है। नम्रता की जगह सलोनी दुल्हन बनकर विदा हो जाती है। क्या सोचकर ही शादी में आई थी, अपनी सहेली की शादी देखेगी। आज खुद दुल्हन बनकर यहाँ से विदा हो रही है। उसका अपना यहाँ पर कोई भी नहीं है। किससे अपने दिल की बात कहे। चेहरे पर घूंघट डालकर, आंखों में आंसू लिए, दिल में डर भर कर सलोनी विदा हो जाती है। सलोनी विदा होकर अग्रवाल मेंशन आ जाती है। कुसुमा जी, अभिमन्यु की दादी, गाड़ी से उतार कर कहती है, अब अपना यह बनारस का घूंघट हटा ले बेटा। ये सारे रीति रिवाज तेरे घर पर होंगे जो तूने पूरे कर लिए। अब तू अग्रवाल फैमिली की सदस्य बन चुकी है और हमारे परिवार में सब बिंदास रहते हैं, कोई प्रथा प्रथा नहीं होती। अब जल्दी से अपना ही घूंघट हटाओ और हमें अपना चेहरा दिखाओ। अरे मैडम जी, इतनी जल्दी भी क्या है,
थोड़ा बहू को अंदर ले चलिए, रीति रिवाज पूरे करवाइए। मुंह दिखाई की रस्म में तो आप वैसे भी उनका चेहरा देख लेंगी। क्या चाहती हैं, बिना कुछ लिए दिए ही बहुरिया का चेहरा देख लेंगी? देखो बड़ू, तुम हमारा दिमाग खराब मत करो। नम्रता बेटा घूंघट हटा दीजिए बेटा, वैसे भी अब तो हम घर आ चुके हैं। नीलिमा सारे रीति रिवाज की तैयारी करो। अभिमन्यु बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, 2-4 रीति रिवाज और बचे हैं, उन्हें पूरा कर लो, उसके बाद अंदर चले जाना। प्लीज़ दादी, मैं रात से रीति रिवाज ही पूरे कर रहा हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। यह क्या तरीका है अभिमन्यु, अभी तक आपकी और बहू की आरती भी नहीं उतरी है, साथ में आप अंदर जाने की बात कर रहे हैं। आपकी दादी कह रही है ना चुपचाप यहाँ पर खड़े रहिए। माँ प्लीज़ जल्दी से आरती उतार दीजिए। नीलिमा जी दोनों की आरती उतार कर दोनों को अंदर आने के लिए कहती है। अभिमन्यु तुरंत वहाँ से चला जाता है। नम्रता बेटा इस कलश को सीधे पैर से मार कर अंदर आ जाइए। देखा आपने, अपने नालायक बेटे को, बहू को यहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया, जबकि हमारे परिवार का एक ये रीति रिवाज है कि बहू को गोद में उठाकर अंदर लाया जाता है। अब इस नालायक को कौन बताता, इससे इसका हमेशा दिमाग खराब रहता है, गुस्सा तो हमेशा इसके नाक पर ही बैठा रहता है, फिर भी इसकी नाक बैठ नहीं जाती। अरे नीलिमा, जानती हो ना अपने बेटे के बारे में, अब नम्रता आ गई है तो वही इसे ठीक करेगी। बेटा नम्रता, अब आप अपना ये घूंघट हटा दीजिए, आप अपने घर के अंदर आ चुकी हैं। घूंघट हटाने के नाम से ही सलोनी का दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वह रोना शुरू कर देती है। उसे रोता हुआ देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। नीलिमा जी कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें घूंघट नहीं हटाना है तो मत हटाओ, पर इस तरह रो मत। मयंक जी कहते हैं, लेकिन घूंघट कब तक नहीं हटाओगी? अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद तो हटाना ही होगा। क्या घूंघट ओढ़कर ही इस तरह घर में घूमती रहेगी? इसे अंदर लेकर जाइए, इसके कपड़े बदलवा दीजिए। हो सकता है रात भर में परेशान हो गई है, तुम्हारा लाडला परेशान हो गया तो वह तो मासूम सी बच्ची है। नीलिमा जी सलोनी को लेकर अभिमन्यु के कमरे में जाती है, जिसे देखकर अभिमन्यु का दिमाग खराब हो जाता है। आप इन्हें मेरे कमरे में क्यों लेकर आई हैं? ये क्या कैसा बदतमीजी वाला सवाल है तुम्हारा? शादी के बाद एक पत्नी अपने पति के कमरे में नहीं आएगी तो क्या गार्डन में रहने जाएगी? आज के बाद अभिमन्यु, ये आपके साथ नम्रता का भी कमरा है। अभिमन्यु गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाता है। नीलिमा की आवाज़ देती रहती है लेकिन फिर भी वह नहीं रुकता। अभिमन्यु का व्यवहार देखकर सलोनी और परेशान हो जाती है और मन ही मन घबराने लगती है कि अगर उसका सच अभिमन्यु को पता चल गया तो वह क्या करेगा। नम्रता बेटा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस नालायक का दिमाग किसी तरह खराब रहता है, अब इसे ठिकाने लगाना तुम्हारा ही काम है। बेटा ये तुम्हारे कपड़े रखे हैं, हमने तुम्हारे सारे कपड़े अलमारी में लगवा दिए हैं, तुम्हें जो भी चीज़ पसंद हो उसे आराम से पहन कर बैठो, हम तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। सलोनी नीलिमा जी का हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? सलोनी के आंसू नीलिमा के हाथों पर गिरते हैं, वह परेशान हो जाती है और घूंघट उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है सलोनी उन्हें रोक लेती है और अपना चेहरा पीछे घुमा लेती है। आंटी जी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप बार बार अपना घूंघट उठाने की कोशिश कर रही हैं, आप अपना घूंघट नहीं हटा सकते। घूंघट नहीं हटा सकती, लेकिन क्यों नहीं हटा सकती बेटा? अब हम तुम्हारी आंटी जी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ बन गए हैं, हमें माँ कहकर बुलाओ। हम जानते हैं कि यह सब तुम्हारे लिए नया है, नया नया घर है, नए रिश्ते हैं, नए लोग हैं, लेकिन बेटा अब यही तुम्हारा अपना असली घर है। तुम्हें तुम्हारे घर वालों की याद आ रही है? हम अभी तुम्हारी माँ से बात करवाते हैं। यह तू क्या कह रही है सलोनी? अभी भी अपना सच सबसे छुपा रही है? क्या तू अपनी ज़िंदगी नए रिश्ते की शुरुआत झूठ के ब्याह पर करेगी? इन्हें सच बता दे, कितने दिनों तक छुपा पाएगी? कितने मिनट, कितने सेकंड तक तू सच छुपा पाएगी? दरअसल आंटी जी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, हम नम्रता नहीं है। क्या यह कोई मजाक नहीं चल रहा है बेटा? यह सब आप क्या बोल रही हैं? हम अभी अभी आपके घर से आपकी विदाई करवा कर ला रहे हैं और आप कह रही हैं कि आप नम्रता नहीं है। सलोनी अपना घूंघट हटा देती है। नीलिमा जी हैरान हो जाती है, कौन हो तुम, और तुम दुल्हन के रूप में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में महावर, मतलब कि हमारे बेटे की शादी तुमसे हुई है? तो फिर नम्रता कहाँ है? सुधीर जी ने हमारे साथ धोखा किया, किसी और लड़की की शादी हमारे बेटे के साथ करवा दी। सलोनी दौड़कर नीलिमा जी के पैरों में गिर जाती है। आंटी जी, आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ, बल्कि अंकल जी तो खुद अभी तक धोखे में हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की विदाई की है। उसके बाद सलोनी नम्रता को पूरा सच नीलिमा को बता देती है। अब ऐसी बात थी तो कम से कम सुनिधि हमें तो बता सकती थी, लेकिन इस तरह किसी और लड़की को दुल्हन बनाकर बैठा देना कहाँ सही था। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम सलोनी है, हम नम्रता की बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से ही उसी के साथ रहते हैं। हमारे पापा नहीं हैं, हमारी माँ है जो बहुत बीमार रहती है, वह इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, बाकी हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। वैसे तो नीलिमा जी बहुत गुस्सा
आ रहा था, लेकिन सलोनी की मासूम चेहरा और उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर उसका गुस्सा दूर हो जाता है। वह सलोनी को कपड़े बदलने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। नीचे जाकर वह सबको दुल्हन की सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। दयानंद जी गुस्से में कहते हैं, अगर ऐसा था तो कम से कम हमें सच बताना तो चाहिए था। धोखा रख कर किसी और लड़की से शादी करवाने की क्या जरूरत थी? एक बार हमें सच बता दिया जाता, इसके बाद हमारा फैसला होता वह हम खुद कर लेते। बुढ़ाऊ, तुम चुप हो जाओ, शादी तो हो चुकी है ना। इस वक्त जो भी लड़की हमारे घर में है वह हमारे अभिमन्यु की पत्नी है और हमारे परिवार की बहू। धोखों से ही सही, शादी तो हुई है ना। लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानता और अब मैं उन लोगों को बताऊंगा कि धोखा देने का मतलब क्या होता है। दादी, मैं कोई राह चलता भिखारी हूँ जो मेरे कटोरे में कोई भी कुछ भी डालकर चला जाएगा। सबको पता था कि शादी किसके साथ होने वाली है। अब जब लोग सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? उस लड़की को अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकालिए। आप लोग निकालते हैं या फिर मैं खुद पकड़ कर निकालूं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा अभिमन्यु। इस वक्त तुम्हारे कमरे में जो लड़की है वह कोई ऐरी गहरी लड़की नहीं है, तुम्हारी धर्म पत्नी है, हमारे घर की बहू है। मैं नहीं मानता, मैं इस शादी को नहीं मानता, मैं इस धोखे वाली शादी को बिल्कुल भी नहीं मानता। आप लोग बैठिए, मैं खुद उसे इस घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा और उसे वापस उसी घर भिजवा दूंगा जहाँ से वह आई थी, और उन धोखेबाजों से तो मैं अच्छी तरह से निपट लूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी का ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब सलोनी के साथ क्या होने वाला है, नम्रता कहाँ गई, सब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।